हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी चीनी विचारक, राजनीतिक विचारक, साम्यवादी दल के नेता माओ से तुंग या माओ जेडंग के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि उनके संपूर्ण विचारों को एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण विचारों को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अलग अलग टॉपिक पर आपको वहां पर महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर मिलेंगे। साथ ही अभ्यास प्रश्न श्रृंखला भी आपको देखने को मिलेगी। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल पर आपको हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ आपको विषय वस्तु प्रदान करें। यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। माओ जेडंग पर हमारा ये पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 में हम टू द पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर और कुछ एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस पार्ट में हम उनके कुछ सिद्धांतों और उनके कुछ विचारों को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि माओ जैसे महान विचारकों के संपूर्ण विचार को एक वीडियो लेक्चर में हम कवर नहीं कर पाएंगे। माओ तुसे तुम के सिद्धांत और माओवाद का मूल्यांकन और सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। माओ तुसे तुम, माओ का शक्ति सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। माओ का युद्ध सिद्धांत, माओ का क्रांति विषयक सिद्धांत और माओ के क्रांतिकारी वर्गों के संयुक्त अधिनायकवाद का सिद्धांत, लंबी छलांग का सिद्धांत, व्यक्ति पूजा का सिद्धांत और विचार स्वतंत्रता का सिद्धांत और साम्राज्यवाद का सिद्धांत और अंतर्विरोध का सिद्धांत और उसके बाद में माओवाद का मूल्यांकन। इन मुख्य बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। माओ तुसे तुंग शक्ति के महान उपासक थे। उन्होंने 1911 की यांगसा क्रांति में प्रयुक्त शक्ति का व्यवहारिक प्रयोग अपनी आंखों से देखा था। यानी माओ तुसे तुंग शक्ति के महान उपासक, उन्होंने 1911 की यांगसा क्रांति में प्रयुक्त शक्ति का व्यवहारिक प्रयोग अपनी आंखों के सामने देखा था। उसने सामंतवादी व्यवस्था में जमींदारों का निर्धनों किसानों पर प्रभुत्व शक्ति के संदर्भ में ही परखा था। वह किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए शक्ति अर्जन करने में लग गया। कौन? माओ। यानी माओ ऐसे पहले विचारक हुए जिसने सामंतवादी व्यवस्था में जमींदारों का निर्धन किसानों पर प्रभुत्व शक्ति के संदर्भ में ही देखा। वह किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए शक्ति अर्जन करने और उसके संचय करने पर अपने विचारों का प्रतिपादन करने लगा। उसने शक्ति के बल पर ही 1949 में चीनी गणराज्य की स्थापना करके चांग काई शेक को परास्त करके चीनी गणराज्य की स्थापना की। आगे 1966 की सांस्कृतिक क्रांति को सफल बनाने के लिए माओ ने अपने लाल सेवकों को शक्ति प्रयोग की खुली छूट दी, यानी रेड गार्ड, जिनके पास माओ की एक पुस्तक होती थी लाल, जो माओ के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। यानी माओ ने सांस्कृतिक क्रांति को सफल बनाने के लिए अपने लाल सेवकों को शक्ति प्रयोग की खुली छूट दे दी और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक माओ शक्ति के ही पुजारी रहे। माओ का मानना था कि मनुष्य को शक्ति के प्रयोग से ही बदला जा सकता है और सामाजिक परिवर्तन का आधार शक्ति ही है। इसलिए उसने साम्यवादियों को अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने की सलाह दी ताकि चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो सके।
आगे माओ ने कहा कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है। प्रसिद्ध कथन है माओ का। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, इसलिए उसे सैनिक शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी राजनीतिक शक्ति को सैनिक शक्ति से अलग करना एक गलती होगी। अर्थात सैनिक शक्ति व राजनीतिक शक्ति में गहरा संबंध है, ये माओ कहते हैं। यह प्रसिद्ध कथन कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। माओ का मानना था कि विचारों से समाज का निर्माण होता है, न कि आर्थिक परिस्थितियों से। जिस प्रकार कार्ल मार्क्स ने आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास किया, यानी माओ का मानना था कि इस विचारों से समाज का निर्माण होता है, न कि आर्थिक परिस्थितियों से। विचारों के बाद सैनिक शक्ति का महत्व है और सैनिक शक्ति से प्रत्येक वस्तु प्राप्त की जा सकती है, ऐसा माओ मानते हैं। माओ ने लिखा है, एवरीथिंग कैन बी वॉन बाय द गन, यानी बंदूक की नली से उत्पन्न शक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उसने साम्यवाद की स्थापना और सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के लिए सैनिक शक्ति को अति आवश्यक बताया। यानी माओ जेडांग ने, जिनका पूरा नाम माओ तुसे तुंग, माओ साम्यवाद की स्थापना व सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के लिए सैनिक शक्ति को अति आवश्यक मानते हैं। माओ स्वयं चीनी साम्यवादी क्रांति का संचालन करने में क्रांतिकारी सशस्त्र सेना का प्रयोग किया था। यानी माओ स्वयं ने चीनी साम्यवादी क्रांति का संचालन करने में क्रांतिकारी सशस्त्र सेना का प्रयोग किया और उन्हें गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया। क्रांति की सफलता के बाद उसने शक्ति के बल पर ही चीन का राजनीतिक नेतृत्व संभाला और एक विशाल सेना का निर्माण किया। माओ ने उसने साम्यवाद विरोधी ताकतों को शक्ति के बल पर ही कुचला और अपनी सांस्कृतिक क्रांति को सफल बनाया। इसी शक्ति सिद्धांत से प्रेरित होकर चीन निरंतर अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है, जिसको आज हम देख सकते हैं। यानी चीन के द्वारा वर्तमान में जो शक्ति संचय और शक्ति का जो प्रचार किया जा रहा है, उसके पीछे किसी न किसी रूप में माओ के विचार उत्तरदायी है। आगे हम चलते हैं, माओ के युद्ध संबंधी विचार क्या रहे, युद्ध के बारे में माओ के क्या विचार है। माओ युद्ध के महान समर्थक है। वह युद्ध और शक्ति प्रयोग को अनिवार्य मानता है। यानी माओ युद्ध व शक्ति के प्रयोग को अनिवार्य मानता है। माओ का कहना है कि वर्गयुक्त समाज के जन्म से ही विकास की एक निश्चित दशा में, यानी वे कहना चाहते हैं कि वर्गयुक्त समाज के जन्म से ही विकास की एक निश्चित दशा में वर्गों, राष्ट्रों, राज्यों अथवा राजनीतिक समूहों में विरोधों के समाधान के लिए युद्ध संघर्ष का सबसे उच्चतम रूप रहा है। यानी युद्ध को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। यानी जो भी द्वंद्व व विरोध हुए हैं, उनमें समाधान का सबसे महत्वपूर्ण रूप रहा है तो वह युद्ध रहा है। माओ ऐसा कहते हैं। माओ का मानना है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसात्मक क्रांति की निरंतरता आवश्यक है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी साम्यवाद के प्रचार के लिए युद्ध अनिवार्य है। बहुत अच्छा कथन है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसात्मक क्रांति की निरंतरता आवश्यक है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी साम्यवाद के प्रसार के लिए युद्ध अनिवार्य है। ये बात माओ अपने विचारों में भलीभांति परिभाषित करते हैं। आगे चलते हैं। माओ ने ऐतिहासिक आधार पर युद्ध को वैध ठहराया। बहुत ही अच्छा कथन बन सकता है यहां से। माओ ने ऐतिहासिक आधार पर युद्ध को वैध ठहराया। उसने कहा है कि इतिहास में दो प्रकार के युद्धों, जिनमें वो बताता है एक क्रांतिकारी व एक क्रांति विरोधी युद्ध। यानी माओ दो प्रकार के युद्धों के बारे में बताता है, एक तो क्रांतिकारी व एक क्रांति विरोधी युद्धों का वर्णन मिलता है। हम पहले के समर्थक हैं, यानी क्रांतिकारी युद्ध के हम समर्थक हैं, और क्रांति विरोधी युद्ध के हम विरोधी हैं। केवल क्रांतिकारी युद्ध ही पवित्र हैं। माओ कहते हैं हम पवित्र राष्ट्रीय क्रांतिकारी युद्धों के तथा पवित्र वर्ग विनाशक युद्धों के समर्थक हैं। यानी माओ ने कहा कि इतिहास में दो प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है, जिसमें एक क्रांतिकारी व एक क्रांति विरोधी युद्ध। हम क्रांतिकारी युद्ध के समर्थक हैं। केवल क्रांतिकारी युद्ध ही पवित्र हैं। हम पवित्र राष्ट्रीय क्रांतिकारी युद्धों के तथा पवित्र वर्ग विनाशक युद्धों के समर्थक हैं। ये बात माओ स्पष्ट करते हैं। आगे चलते हैं।
माओ का मानना है कि युद्ध चीन के हित में है। युद्ध साम्राज्यवादी व पूंजीवादी ताकतों का विनाश करता है। प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति की भूमि का निर्माण किया और द्वितीय विश्व युद्ध ने चीन की क्रांति का आधार तैयार किया। यानी माओ कहते हैं कि युद्ध चीन के हित में है और युद्ध साम्राज्यवादी व पूंजीवादी ताकतों का विनाश करता है। प्रथम वर्ल्ड वार ने रूसी क्रांति की भूमिका का निर्माण किया और सेकेंड वर्ल्ड वार ने चीन की क्रांति का आधार स्तंभ तैयार किया। और तीसरा विश्व युद्ध विश्व में साम्यवाद की स्थापना करेगा और पूंजीवाद को नष्ट करेगा। प्रथम दो विश्व युद्धों में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को पंगु बना दिया। पाश्चात्य देश कागजी शेर, पेपर टाइगर मात्र रह गए। यानी माओ कहते हैं कि तीसरा वर्ल्ड वार होगा, वह विश्व में साम्यवाद की स्थापना करेगा और पूंजीवाद को नष्ट करेगा। प्रथम दो विश्व युद्धों में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को पंगु बना दिया है। पाश्चात्य देश कागजी शेर बनकर मात्र रह गए हैं। ये विचार माओ के द्वारा प्रतिपादित किए गए। विश्व में साम्यवाद का विकास हो रहा है, इसलिए चीन को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। साम्यवादियों को पूंजीवादी देशों में युद्ध भड़काने का प्रयास करना चाहिए ताकि तीसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में साम्यवाद की स्थापना हो सके और तीसरा विश्व युद्ध चीन के लिए एक वरदान होगा। यह बात माओ के द्वारा कही गई है। आगे चलते हैं। माओ ने युद्ध के चीन पर प्रभाव के बारे में कहा कि चीन की विशाल जनसंख्या महान अणुशक्ति के प्रयोग के बाद ही कुछ न कुछ अवश्य बचेगी जो विश्व में साम्यवाद का प्रसार करेगी। इनके क्या विचार रहे हैं कि माओ ने युद्ध के चीन पर प्रभाव के बारे में कहा कि चीन की एक विशाल जनसंख्या महान अणुशक्ति के प्रयोग के बाद भी कुछ न कुछ अवश्य बचेगी जो विश्व में साम्यवाद का प्रसार करेगी। वेरी मोस्ट कथन है माओ का। युद्ध तकनीकी में माओ ने युद्ध की गुरिल्ला प्रणाली या छापामार युद्ध का समर्थन किया है। उसने कहा है, जब शत्रु आगे बढ़ता है हम पीछे हटता है, जब शत्रु इधर उधर गिरता है हम लड़ते हैं, जब शत्रु थक जाता है हम लड़ते हैं और जब शत्रु पीछे हटता है हम पीछा करते हैं। ये माओ की जो तकनीकी थी, युद्ध तकनीकी, यानी छापामार युद्ध का समर्थन किया, गुरिल्ला प्रणाली जिसका वो समर्थन करते हैं और इस प्रकार वे अपने विचार प्रतिपादित करते हैं। माओ की ये तकनीक 1946 में चीन में गृह युद्ध में च्यांग काई शेक की शक्तिशाली सेना का सामना करने में बहुत काम आई थी। माओ व उसके समर्थक साम्यवादियों ने च्यांग काई शेक की सेनाओं को बुरी तरह परास्त करके चीन के शासन पर कब्जा किया और शासन का संचालन किया इस गुरिल्ला पद्धति व छापामार पद्धति के माध्यम से। आगे हम माओ तुसे तुंग के क्रांति का सिद्धांत उसको जानने का प्रयास करेंगे। माओ के क्रांति सिद्धांत का आधार मार्क्सवाद व लेनिनवाद है। माओ ने सशस्त्र क्रांति को उतना ही महत्व दिया है जो मार्क्स या लेनिन के समय में था। उसने क्रांति के सिद्धांत को नया व व्यवहारिक रूप देकर एक महान कार्य किया माओ ने। यानी माओ के क्रांति सिद्धांत का आधार मार्क्सवाद व लेनिनवाद है। माओ ने सशस्त्र क्रांति को उतना ही महत्व दिया जितना कि मार्क्स व लेनिन के समय था, लेकिन माओ ने क्रांति को एक नया व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। उसने क्रांति के दो पक्षों, राष्ट्रवादी क्रांति जो साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध थी तथा लोकतांत्रिक क्रांति जो सामंतवादी जमींदारों के विरुद्ध थी, को मिलाकर एक किया। यानी इन दोनों क्रांतियों को मिलाने का कार्य माओ ने किया है। माओ का मानना था कि ये दोनों क्रांतियां एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए उन्हें एक होना चाहिए। माओ ने लिखा है कि साम्राज्यवाद को जब तक उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाता तब तक सामंतवादी जमींदारों के अत्याचारों का अंत संभव नहीं है। इसी तरह साम्राज्यवादी शासन का अंत करने के लिए शक्तिशाली सैनिक टुकड़ियों का गठन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक किसानों को सामंतवादी जमींदारी वर्ग से संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर लिया जाता। इस तरह माओ ने दोनों क्रांतियों को मिलाकर अपना जनवादी क्रांति पीपुल्स रिवॉल्यूशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जनवादी क्रांति का सिद्धांत
माओ से संबंधित है। यानी माओ के बहुत अच्छे विचार है। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद को जब तक उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाता है तब तक सामंतवादी जमींदारों के अत्याचारों का अंत संभव नहीं है। इसी तरह साम्राज्यवादी शासन का अंत करने के लिए शक्तिशाली सैनिक टुकड़ियों का गठन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक किसानों को सामंतवादी जमींदारी वर्ग से संघर्ष के लिए तैयार नहीं किया जाता। इस तरह माओ ने दोनों प्रकार की क्रांतियों को मिलाकर एक नई जनवादी क्रांति का सूत्रपात किया है। माओ ने जनशक्ति को क्रांति का आधार माना और कहा युद्ध में हथियारों का अपना महत्व है पर वे निर्णायक नहीं है। निर्णय मनुष्यों द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तुओं द्वारा नहीं। यह भी माओ का प्रसिद्ध कथन रहा है कि जनशक्ति को क्रांति का आधार माना और कहा कि युद्ध में हथियारों का अपना महत्व है पर वे निर्णायक नहीं है। निर्णय मनुष्यों द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तुओं द्वारा, जड़ पदार्थों द्वारा नहीं। माओ ने कृषक वर्ग को अपनी क्रांति का सूत्रधार नहीं माना था। माओ ने किसानों को संगठित करके अपना क्रांतिकारी राजनीतिक संगठन खड़ा किया और माओ ने क्रांति द्वारा गृह युद्ध भड़काकर सत्ता पर कब्जा करने का मार्ग अपनाने पर जोर दिया और इसमें सरवारा वर्ग की भूमिका को महत्व दिया उन्होंने, जिसमें 4 प्रकार के वर्ग शामिल थे, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका किसानों की थी, कृषक वर्ग की थी। उसमें माओ का मानना था कि देहात ही क्रांतिकारी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उसका विश्वास था कि शहरों को देहात द्वारा ही घेरा जा सकता है जहां पर साम्यवाद विरोधी ताकतों का कब्जा है। माओ ने कृषक क्रांतिकारियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई। उसने जमींदारों के अत्याचारों से किसानों को मुक्ति दिलाई और शहरों की तरफ प्रस्थान किया। इस तरह माओ ने क्रांति के दोहरे उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास रहा। ग्रामीण क्षेत्रों को सामंतवाद से मुक्त कराकर साम्यवाद की स्थापना के लिए शहरों की तरफ बढ़ना माओ की क्रांति की विशिष्ट तकनीक थी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों को सामंतवाद से मुक्त कराकर साम्यवाद की स्थापना के लिए शहरों की तरफ बढ़ना माओ की क्रांति की एक विशेष तकनीकी थी। माओ ने चीनी परिस्थितियों के अनुसार क्रांति को एक शाश्वत प्रक्रिया बनाया। सरवारा वर्ग की क्रांति तक ही सीमित न करके अन्य वर्गों का सहयोग प्राप्त किया। उसने क्रांति के लिए 4 वर्गों कृषक, श्रमिक, छोटे बुजुर्ग वर्ग तथा राष्ट्रीय पूंजीपतियों को चुना है, जिनमें वह कृषक वर्ग को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता है। राष्ट्रीय पूंजीपतियों से उसका भी कार्य ऐसे पूंजीपति वर्ग से था जो समाजवादी क्रांति के प्रति सहानुभूति रखते थे। इन वर्गों में माओ ने सर्वाधिक महत्व किसान वर्ग को दिया है। माओ का मानना था कि निर्धन कृषकों का नेतृत्व अत्यधिक आवश्यक है। बिना निर्धन किसानों के कोई क्रांति नहीं हो सकती। उनका अपमान क्रांति का अपमान है। यानी माओ कहते हैं कि किसानों का अपमान क्रांति का अपमान है, उन पर प्रहार क्रांति पर प्रहार है। यह डायरेक्ट कथन है कि निर्धन कृषकों का नेतृत्व अत्यधिक आवश्यक है। बिना निर्धन किसानों की कोई क्रांति नहीं हो सकती। किसानों का अपमान क्रांति का अपमान है, उन पर प्रहार क्रांति पर प्रहार है। ये माओ का कथन है। माओ की दृष्टि में सरवारा वर्ग में किसान वर्ग भी शामिल है और यह सरवारा वर्ग ही क्रांति की संचालक शक्ति है। आगे चलते हैं। माओ ने जनसाधारण को महत्व देकर जनवादी होने का परिचय दिया। माओ ने जनवादी क्रांति के आधार पर ही आगे चलकर चीन की कृषि प्रणाली में कई सुधार किए और क्रांति विरोधियों को विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन चलाया। माओ ने 1949 में किसान वर्ग व अन्य सरवारा वर्गों को शामिल करके चीनी जनवादी सरकार की स्थापना की। यदि चीनी के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य जनसाधारण द्वारा ही किया गया है। यानी 1949 में किसान वर्ग व अन्य सरवारा वर्ग को शामिल करके चीनी जनवादी सरकार की स्थापना माओ के द्वारा की गई। यदि चीन के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य जनसाधारण के द्वारा ही किया गया है। तो ये थे इस प्रकार कुछ माओ के विचार। आगे चलते हैं। माओ की जो सांस्कृतिक क्रांति क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक क्रांति 1958 के छलांग मारकर आगे बढ़ने के आंदोलन की असफलता के बाद माओ ने
सरवारा सांस्कृतिक क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी 1958 में उन्होंने छलांग मारकर आगे बढ़ने का एक आंदोलन चलाया और उसकी असफलता के बाद माओ ने सरवारा सांस्कृतिक क्रांति का सिद्धांत दिया। माओ ने इस बात पर जोर दिया कि मार्क्सवाद की विजय या चीन में साम्यवाद को मजबूत बनाने के लिए वैचारिक और भावनात्मक क्रांति की आवश्यकता है। विश्व में माओवाद की सफलता के लिए भी सभी माओवादियों में सांस्कृतिक एकता का होना जरूरी है। इस प्रकार माओ विचार प्रतिपादित करते हैं कि मार्क्सवाद की विजय या चीन में साम्यवाद को मजबूत बनाने के लिए वैचारिक और भावनात्मक क्रांति की आवश्यकता है और विश्व में माओवाद की सफलता के लिए सभी माओवादियों में सांस्कृतिक एकता का होना जरूरी है और इस प्रकार की एकता सांस्कृतिक क्रांति के द्वारा ही संभव होगी। माओ का विश्वास था कि साम्यवादी क्रांति एक लंबा संघर्ष है जिसमें आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी आवश्यक है। माओ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आर्थिक परिणाम प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, लेकिन साम्यवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए क्रांति का स्वरूप बहुमुखी होना चाहिए, केवल आर्थिक क्रांति तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि आप इस क्रांति को विश्व में फैलाना चाहते हैं तो इसका स्वरूप बहुमुखी होना चाहिए और इसमें कई प्रकार की क्रांति को शामिल होना आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति को भी अपना बड़े स्तर पर महत्व प्रदान किया है। आगे चलते हैं। 1966 से 1977 तक का दशक आधुनिक चीन के इतिहास में सर्वारा सांस्कृतिक क्रांति का समय था। यानी सांस्कृतिक क्रांति का टाइम पीरियड 1966 से 1977 के मध्य रहा है। 1966 में चीनी समाजवादी समाज में मानसिक व शारीरिक श्रम में जो टकराव था उसे दूर करने के लिए माओ ने सांस्कृतिक क्रांति का कार्यक्रम चलाया। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति द्वारा दल के महत्व को कम करके जनता के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया। उसका विश्वास था कि जन सहयोग के बिना कोई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता और न ही राजसत्ता में स्थायित्व कायम रह सकता है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से माओ ने जमीनी स्तर पर कार्य करने का प्रयास किया ताकि राजसत्ता का स्थायित्व बरकरार रह सके। आगे चलते हैं। माओ ने इस सांस्कृतिक क्रांति द्वारा लाल स्वयंसेवकों को महत्व देकर, रेड गार्ड को महत्व देकर दल का महत्व कम किया। उसने चीन की राष्ट्रीय सेना में नए क्रांतिकारी नवयुवकों व राज्य के पुराने वफादार कार्यकर्ताओं को मिलाकर विभिन्न नगरों व जिलों में क्रांतिकारी समितियां गठित की और दल की सारी शक्तियां इनके हाथों में सौंप दी। इस तरह माओ ने जनता के नेतृत्व के नाम पर अपनी शासकीय पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया। यानी माओ ने दल को महत्व को कम करते हुए सारी शक्तियां लाल स्वयंसेवकों को महत्व दिया और चीन की राष्ट्रीय सेना में नए क्रांतिकारी नवयुवकों व राज्य के पुराने वफादार कार्यकर्ताओं को मिलाकर विभिन्न नगरों व जिला में क्रांतिकारी समितियों का गठन किया और जो दल की सारी शक्तियां इनको प्रदान की और इनके माध्यम से माओ ने अपनी शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया। माओ ने पढ़े लिखे नवयुवकों को गांव में भेजने का प्रबंध किया ताकि वे ग्रामीणों को नए ज्ञान की शिक्षा दें। इस तरह माओ ने शहरों और गांवों के अंतर को मिटाने का प्रयास किया। इस तरह के प्रयास मार्क्सवाद लेनिनवादियों ने कभी भी नहीं किए थे। इस तरह सांस्कृतिक क्रांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की औद्योगिक क्रांति, क्योंकि उसने ज्ञान की नई प्रणाली का सृजन करके जनसाधारण को औद्योगिकीकरण की मूल्यवत्ता का अनुभव कराया। तो इस प्रकार माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से चीन के जनता में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया। समाजवादी आंदोलन के इतिहास में ऐसा प्रयास पहले कभी नहीं हुआ था जो माओ के द्वारा किया जा रहा था। इसलिए माओ का सांस्कृतिक आंदोलन चीनी समाज को विकसित करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस क्रांति का लक्ष्य केवल सत्ता को मजबूत बनाना ही नहीं था,
बल्कि समाज में मूल परिवर्तन लाना था, ताकि सर्वहारा वर्ग में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो सके। माओ तुसे तुंग के क्रांतिकारी वर्गों के संयुक्त अधिनायकवाद का सिद्धांत। माओ का विचार था कि चीन में उद्योग धंधों का जब तक पूरा विकास नहीं होगा तब तक वहां मजदूरों की अधिनायकता स्थापित करना असंभव है। यानी माओ तुसे तुंग के क्रांतिकारी वर्गों के संयुक्त अधिनायकवाद का सिद्धांत, यह सिद्धांत है जो इस बात पर विश्वास करता है कि इस पर माओ के विचार थे कि चीन में उद्योग धंधों का जब तक पूरा विकास नहीं होगा तब तक वहां मजदूरों की अधिनायकता स्थापित करना असंभव है। इस संक्रमणकालीन दशा में सर्वहारा मजदूर वर्ग इस क्रांति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अन्य समाजवादी विचारधारा वाले दलों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। माओ ने इन वर्गों में मजदूर, किसान, दुकानदार तथा छोटे पूंजीपति तथा राष्ट्रीय पूंजीपतियों को, जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं, उनको उन्होंने शामिल किया। माओ ने कहा कि ये चारों वर्ग साम्यवादी दल के नेतृत्व का कार्य करेंगे। कौन? मजदूर, किसान, दुकानदार और छोटे पूंजीपति और राष्ट्रीय पूंजीपति। इसमें कृषक वर्ग का योगदान सबसे अधिक हो सकता है, क्योंकि कृषक ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी अड्डे स्थापित कर सकते हैं और शहरों की तरफ कूच करके उद्योगों पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। सामंतवाद के विरोध होने के कारण कृषक वर्ग की भूमिका क्रांति में अधिक हो सकती है। इसी तरह अन्य समाजवादी वर्ग भी संयुक्त अधिनायक तंत्र की स्थापना में अपना योगदान देकर क्रांति के लक्ष्यों को स्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जब सर्वहारा वर्ग उद्योगों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेगा तब तक संयुक्त अधिनायक तंत्र धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और चीन में सर्वहारा वर्ग का ही शासन होगा। ये बात माओ कहते हैं। आगे चलते हैं। माओ ने 1949 में जनवादी क्रांति के सफल होने के बाद चीन में विभिन्न वर्गों को मिलाकर जनवादी सरकार बनाई थी। उस सरकार ने धीरे धीरे चीन की अर्थव्यवस्था व कृषि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और धीरे धीरे बड़े पैमाने के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके जनहित को बढ़ावा दिया। इससे जनता का शोषण रुक गया और चीनी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई थी। अब हम देखते हैं माओ तुसे तुंग का लंबी छलांग का सिद्धांत क्या है। माओ ने 1958 तक कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत काफी शक्ति अर्जित कर ली थी। उसने देश के विकास के लिए अनेक कार्य किए। उसने लंबी छलांगों का सिद्धांत प्रतिपादित करके तेज गति से औद्योगिक विकास करने की विचारधारा जनता के सामने पेश की। यानी लंबी छलांग का सिद्धांत यह तेज गति से औद्योगिक विकास करने की बात करता है और माओ ने लंबी छलांग के सिद्धांत का प्रतिपादन करके तेज गति से औद्योगिक विकास करने की विचारधारा जनता के सामने पेश की और उसने एक साथ लघु, मध्यम व विशाल उद्योगों को विकास करने का आह्वान किया। लघु, मध्यम और विशाल उद्योगों के विकास करने का आह्वान किया था लंबी छलांग के सिद्धांत के माध्यम से। माओ ने स्वदेशी व आधुनिक तकनीकी पर जोर दिया। उसने लंबी छलांग के सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य त्वरित औद्योगिक विकास करना था। माओ का मानना था कि औद्योगिक दृष्टि से अलग विकास के बावजूद भी चीन समाज कम्युनों के माध्यम से समाज के अंतिम साम्यवादी चरण में द्रुत गति से प्रवेश करेगा। उसने आर्थिक नियोजन पर बल दिया और जनता की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करने की महत्वपूर्ण योजना बनाई ताकि लंबी छलांग के कार्यक्रम को सफलता प्राप्त हो सके। तो लंबी छलांग का कार्यक्रम तीव्र गति से औद्योगिक विकास करने का कार्यक्रम था और ये माओ जेडुंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया 1958 में। माओ ने कहा, समाजवाद से साम्यवाद के संक्रमण काल में हमें अपनी प्रगति समाजवाद के चरण पर ही नहीं रोक देनी चाहिए, बल्कि साम्यवाद के अंतिम लक्ष्य तक जारी रखनी चाहिए। यानी माओ का ये कथन है कि समाजवाद से साम्यवाद के संक्रमण काल में हमें अपनी प्रगति समाजवाद के चरण पर ही नहीं रोक देनी चाहिए, बल्कि
साम्यवाद के अंतिम लक्ष्य तक जारी रखनी चाहिए। उसने 3 वर्ष के कठोर परिश्रम द्वारा 1000 वर्ष का सुख प्राप्त करने पर बल दिया। यानी उसने 3 वर्ष के कठोर परिश्रम द्वारा 1000 वर्ष का सुख प्राप्त करने पर बल दिया। लेकिन 1959 व 61 में चीन में भयानक अकाल, बाढ़ों व महामारियों की भरमार हो गई और माओ का लंबी छलांग का मारकर आगे बढ़ने का स्वप्न टूट गया। यानी जो लंबी छलांग का जो आंदोलन था वह धराशायी हो गया इस अकाल और महामारी के कारण। और डाली एल यांग ने कहा, माओ तुझसे तुम की लंबी छलांग दुर्भिक्ष की छलांग बन गई। ये माओ के बारे में एक कथन है कि डाली एल यांग ने कहा है कि माओ तुझसे तुम की लंबी छलांग दुर्भिक्ष की छलांग बन गई, यानी अकाल की छलांग बन गई है। यह भी कथन आ सकता है कि माओ के बारे में किसका कथन है? डाली एल यांग का, कि माओ तुझसे तुम की लंबी छलांग दुर्भिक्ष की छलांग बन गई अकाल और महामारी के कारण। तो इस प्रकार जो लंबी छलांग का जो आंदोलन है, जो सिद्धांत है, वो इस अकाल और महामारी के कारण असफल हुआ। आगे चलते हैं। माओ तुझसे तुम के व्यक्ति पूजा का सिद्धांत क्या है, उनको जानने का प्रयास करते हैं। माओ व्यक्ति पूजा के सिद्धांत का प्रतिपादक है। उसने एक तरफ तो सैकड़ों फूलों को एक साथ खिलने की बात कही और दूसरी तरफ लोकतंत्रीय केंद्रवाद, सरवारा वर्ग की तानाशाही आदि सिद्धांतों के नाम पर साम्यवादी पार्टी में अपना पूर्ण नियंत्रण व प्रभाव स्थापित किया। यानी लोकतांत्रिक केंद्रवाद, सरवारा वर्ग की तानाशाही आदि सिद्धांतों के नाम पर साम्यवादी पार्टी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया माओ ने व्यक्ति पूजा के महान समर्थक रहे हैं और उन्होंने एक नारा दिया था, एक तरफ तो सैकड़ों फूलों को एक साथ खिलने की बात कही। यानी सैकड़ों फूल खिलने की क्रांति माओ के द्वारा प्रतिपादित की गई है। उसने चीन के शासन पर अपना प्रभुत्व इस प्रकार स्थापित किया कि वह चीन का आराध्य देवता बन गया। यानी माओ इस प्रकार चीन के सामने आए कि चीन की जनता उन्हें भगवान यानी ईश्वर का अवतार समझने लगी। 1966 की सांस्कृतिक क्रांति की सफलता ने माओ को चीन की जनता का सिरोताज बना दिया। उसको घर घर पर आराध्य देव मानकर पूजा होने लगी माओ की। उसका एक एक शब्द वेद वाक्य माने जाने लगा माओ का। माओ गीता का घर घर पाठ होने लगा। माओ की शिक्षाओं ने तीनों समाजों के राजा और ईश्वर दोनों को भुला दिया। समाज में हर छोटा बड़ा व्यक्ति माओ के रंग में रंग गया। सांस्कृतिक क्रांति ने साम्यवादी दल का महत्व कम करके माओ का महत्व बढ़ा दिया। यानी जो सांस्कृतिक क्रांति हुई उसने साम्यवादी दल का महत्व कम करके माओ का महत्व बढ़ा दिया और माओ को चीन की जनता ईश्वर का रूप समझकर उनकी पूजा करने लगी। माओ की निम्न शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया गया। माओ की शिक्षाएं क्या है? युद्ध में मनुष्य और सशस्त्र की तुलना में मनुष्य का अधिक महत्व है। यानी युद्ध में मनुष्य और शस्त्र की तुलना में मनुष्य का अधिक महत्व है, क्योंकि युद्ध के निर्णायक मनुष्य हैं, शस्त्र नहीं। सेना में राजनीति को अन्य सैनिक कार्यों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए। सेना में राजनीति को अन्य सैनिक कार्यों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए। माओवादी सही राजनीति व अर्थशास्त्र हैं, इसलिए इसे ही प्राथमिकता देनी चाहिए। माओवादी सच्चा आदर्श हैं, जीवन में व्यवहारिक ज्ञान को सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार माओ की शिक्षाएं थी कि युद्ध में मनुष्य और शस्त्र की तुलना में मनुष्य का अधिक महत्व है, क्योंकि युद्ध के निर्णय का मनुष्य ही है, शस्त्र नहीं है। सेना में राजनीति को अन्य सैनिक कार्यों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए। माओवादी सही राजनीति व अर्थशास्त्र हैं, इसलिए इसे ही प्राथमिकता देनी चाहिए। माओवादी सच्चा आदर्श हैं, जीवन में व्यवहारिक ज्ञान को सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार माओ अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं शिक्षाओं में। इन सभी शिक्षाओं को सभी चीनियों ने मानना शुरू कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति ने माओ के विचारों को श्रेय देना शुरू किया। इस तरह माओ ने चीन में व्यक्ति पूजा के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया। अतः माओ आज भी चीनियों के आराध्य देव हैं। उनकी गीता आज भी प्रतिदिन घर घर में पाठ होता है।
इस प्रकार व्यक्ति पूजा के महान समर्थक हुए माओ जेडांग चाइना में। आगे चलते हैं। माओ तुसे के विचार स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी विचार स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है उनको जानने का प्रयास करते हैं। माओ ने 1957 में जनता को स्वतंत्र चिंतन एवं आलोचना करने का अधिकार देने की दृष्टि से एक बड़ी आकर्षक नारा दिया था। यानी 1957 में माओ ने वहां की जनता को स्वतंत्र चिंतन मनन करने के लिए वह आलोचना करने का अधिकार देने की दृष्टि से एक बड़ा आकर्षक नारा दिया, और वह नारा था सेकंडों फूलों को एक साथ खिलने दो और सेकंडों विचारधाराओं को जूझने दो। सेकंडों फूलों को एक साथ खिलने दो और सेकंडों विचारधाराओं को जूझने दो। लेट ए 100 फ्लावर्स बूम टुगेदर एंड लेट ए 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेंट, ये उनका नारा था। क्या है ये नारा, उनको जानने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट यहां से सवाल परीक्षाओं में आते हैं, तो आप यहां भी नोट करेगा इसको। सेकंडों फूलों को एक साथ खिलने दो और सेकंडों विचारधाराओं को जूझने दो, और ये 1957 में नारा दिया गया था। और इस नारे के बाद 1958 में लंबी छलांग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। फिर 1966 में सांस्कृतिक क्रांति का सिद्धांत दिया गया। माओ ने विचार स्वतंत्रता को महत्व देकर साम्यवाद की कमियों का पता लगाने का प्रयास किया। उसने बुद्धिजीवियों और उदारवादियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह नारा दिया, लेकिन उसने क्रांति विरोधी तत्वों यानी सामंतवादियों, पूंजीवादियों और प्रतिक्रियावादियों से यह हम छीन लिया कि वे अपने स्वतंत्र विचार रख सके। यानी जो क्रांति विरोधी थे उनको अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी। माओ ने कहा कि अपने से विरोधी विचारधारा रखने वालों को विचारों की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। यानी माओ का कथन है कि अपने से विरोधी विचारधारा रखने वालों को विचारों की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। इस दृष्टि में माओ का यह नारा भेदभावपूर्ण है, क्योंकि माओ ने चीन की सभी जनता को इस प्रकार के नारे में शामिल होने का आह्वान नहीं किया। केवल जो उस क्रांति का समर्थन कर रहे थे उनको ही विचार स्वतंत्रता थी। इसलिए माओ कहते हैं कि सेकंडों फूलों को खिलने दो और सेकंडों विचारधाराओं को जूझने दो। माओ ने कहा अपने से विरोधी विचारधारा रखने वालों को विचारों की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। इस दृष्टि में माओ का यह नारा भेदभावपूर्ण है। यह वर्ग विशेष के हितों का पोषक है। इससे वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है और समाज में सामाजिक विभाजन की दरार और अधिक गहरी होती है। आगे चलते हैं। माओ तुसे के साम्राज्यवाद का सिद्धांत क्या है। माओ का साम्राज्यवाद का सिद्धांत समस्त विश्व को दो भागों में बांटता है। उसका कहना है कि एक और तो साम्राज्यवादियों अमेरिका व उसके सभी देशों का शिविर है, और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद विरोधी देश रूस, चीन व पूर्वी यूरोप के देश हैं। इन दोनों गुटों से पृथक देशों का इस व्यवस्था में कोई महत्व नहीं है। इस व्यवस्था में चीन और रूस का साथ नहीं देने वाले देश पागल कुत्ते और भाड़े के टट्टू तथा साम्राज्यवादी हैं। इस प्रकार माओ कहते हैं। यानी माओ का साम्राज्यवाद का सिद्धांत समस्त विश्व को दो भागों में बांटता है, जिसमें एक तरफ साम्राज्यवादियों यानी अमेरिका व उसके सभी देशों का शिविर है, और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद विरोधी देश रूस, चीन व पूर्वी यूरोप के देश हैं। इन दोनों गुटों से पृथक देशों का इस व्यवस्था में कोई महत्व नहीं है। इस व्यवस्था में चीन और रूस का साथ नहीं देने वाले देश पागल कुत्ते, भाड़े के टट्टू तथा साम्राज्यवादी हैं। माओ ने लिखा कि तटस्थता धोखे की टही है और तीसरे गुट का कोई औचित्य नहीं है। इसका स्पष्ट संकेत भारत की गुट निरपेक्ष नीति की तरफ था। माओ का साम्राज्यवाद का सिद्धांत संकीर्ण राष्ट्रवाद की परिधि से घिरा हुआ है, और रूस से मतभेद होने के बाद स्वयं चीन ने रूस की साम्राज्यवाद का पोषक कहना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, माओ ने कहा कि आज विश्व में प्रमुख विरोध विश्व की जनता, जिसमें चीन की जनता शामिल है,
और साम्राज्यवाद के बीच में है। यानी विश्व में प्रमुख जो विरोध है वह विश्व की जनता, जिसमें चीन की जनता शामिल है, और साम्राज्यवाद के बीच में है। माओ का साम्राज्यवाद का सिद्धांत संकीर्ण स्वार्थों पर आधारित है। माओ युद्ध में विश्वास व्यक्त करके स्वयं साम्राज्यवाद का पोषक हैं, और दूसरी तरफ वह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को साम्राज्यवादी कहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माओ के जो विचार है वो दोगलेपन के शिकार है। माओ तुसे का अंतर्विरोध का सिद्धांत क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। माओ ने अंतर्विरोध के नियम के रूप में द्वंद्वात्मक पद्धति की नई व्याख्या देने का प्रयास किया। माओ का कहना है कि सही नीति का निर्माण गलत नीति के साथ संघर्ष करके ही होता है। यानी माओ है जो द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अंतर्विरोध के नियम को व्याख्यायित करते हैं कि वो कहते हैं कि सही नीति का निर्माण गलत नीति के साथ संघर्ष करके ही देखा जा सकता है, अतः विरोध और संघर्ष समस्त ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। माओ ने अपनी पुस्तक ऑन कंट्रडिक्शन में दर्शाया है कि समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना होने के बाद ही यह नियम समाप्त नहीं होता। क्रांति अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि प्रगति का एक चरण है। अंतर्विरोध शाश्वत है, एक अंतर्विरोध दूसरे को जन्म देता है। जब पुराने अंतर्विरोध सुलझ जाते हैं तो नए अंतर्विरोध जन्म ले लेते हैं। किसी वस्तु के विकास का काल उसके बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही होता है। प्रत्येक वस्तु में आंतरिक अंतर्विरोध होते हैं, इसी कारण से वह वस्तु गतिमान और विकासमान होती है। यानी माओ का कहने का मतलब यह है कि जो क्रांति है वह कभी समाप्त नहीं होती, जो अंतर्विरोध है वह कभी समाप्त नहीं होते, अंतर्विरोध चलते रहते हैं। एक अंतर्विरोध दूसरे नए अंतर्विरोध को जन्म देता है। यानी माओ कहते हैं कि अंतर्विरोध शाश्वत है और वे लगातार चलते रहते हैं। आगे चलते हैं। माओ ने कहा कि अंतर्विरोध का नियम सभी सामाजिक विन्यासों, वर्गों व व्यक्तियों व साम्यवादी दल पर भी लागू होता है। यह नियम सरारा वर्ग द्वारा सत्ता संभालने पर भी लागू रहेगा, केवल इसका रूप बदल जाएगा। मनुष्य अंतर्विरोधों को समाप्त नहीं कर सकता, वह इनका केवल रूप व दिशा बदल सकता है। इस तरह माओ ने मार्क्स से वर्गविहीन समाज की स्थापना में अंतर्विरोध समाप्त होने की जो बात का खंडन करके अंतर्विरोध या द्वंद्ववाद को शाश्वत प्रक्रिया माना है। यानी जिस प्रकार मार्क्स ने कहा कि वर्गविहीन समाज की स्थापना के बाद अंतर्विरोध समाप्त हो जाएंगे, उसका माओ खंडन करता है कि वर्गविहीन समाज की स्थापना के बाद अंतर्विरोध समाप्त नहीं होंगे, वे निरंतर चलते रहेंगे। माओ ऐसा कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक वस्तु के दूसरी वस्तु से पारस्परिक संबंध और प्रभाव उसके विकास के गौण कारण होते हैं। आगे हम माओ का मूल्यांकन करते हैं संक्षेप में। माओ तुसे एक ऐसे साम्यवादी नेता थे जिन्होंने रूसी समाजवाद को चीनी परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का कार्य किया। माओ ने रूसी समाजवादियों पर आरोप लगाए कि वे मार्क्सवाद लेनिनवाद से दूर हो गए और संशोधनवादी हो गए, जबकि स्वयं माओ संशोधनवादी हैं। यदि भी माओ ने कृषक वर्ग को क्रांति में महत्व देकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। माओ ने क्रांति की विशिष्ट तकनीकी अपनाकर रूसी क्रांति से अपने को अलग कर दिया। माओ ने निरंतर क्रांति के सिद्धांतों को चीन के संदर्भ में संगतिपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। माओ ने जन नेतृत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करके मार्क्स व लेनिन से अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है और चीन में व्यक्ति पूजा के प्रतिपादक बने हैं। माओ ने साम्यवादी दल की अपेक्षा जनशक्ति को अधिक महत्व दिया। इस दृष्टि से चीनी साम्यवादी क्रांति के आरंभ से लेकर अंत तक न तो मार्क्सवादी है और न ही लेनिनवादी हैं, बल्कि वह पूर्ण माओवादी हैं। माओ ने मार्क्सवाद लेनिनवाद से प्रेरणा तो ग्रहण की, लेकिन विशुद्ध मार्क्सवाद का पोषण नहीं किया। वह स्वयं साम्राज्यवाद का विरोध करता है और वह स्वयं अपना साम्यवादी प्रभाव विश्व में फैलाना चाहता है। यहां से डायरेक्ट सवाल आया कि वह कौन सा विचारक है जिसने मार्क्सवाद या लेनिनवाद से प्रेरणा तो ग्रहण की लेकिन विशुद्ध मार्क्सवाद का पोषण नहीं किया, तो वह है माओ। आगे चलते हैं।
माओ ने नवीन लोकतंत्र की अवधारणा प्रतिपादन करके साम्यवाद की कठोरता पर जो तीव्र प्रहार किए वह माओ की चीन साम्यवाद के रूप में महत्वपूर्ण देन है। यानी माओ ने न्यू लोकतंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, न्यू डेमोक्रेसी की अवधारणा, जिसे प्रतिपादित करके साम्यवाद की कठोरता पर जो तीव्र प्रहार किए वह माओ की चीनी साम्यवाद के रूप में महत्वपूर्ण देन है। माओ ने मार्क्स के द्वंद्ववाद को नया रूप देकर इस प्रक्रिया को शाश्वत माना है जो साम्यवाद या समाजवादी समाज की स्थापना के बाद भी जारी रहेगी। उसने प्रशासन में जन सहभागिता की अवधारणा का महत्व सिद्ध किया है। उसने मार्क्सवाद में उपेक्षित कृषक वर्ग को अपना, साम्यवाद में उचित स्थान देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया है। माओ ने आगे चलते हैं। लेकिन चीन के निर्माता होने का श्रेय प्राप्त करने के बावजूद माओ के शक्ति व युद्ध संबंधी विचार आधुनिक मानव समाज के लिए घातक है। चीन का निशस्त्रीकरण के प्रति उपेक्षा का रवैया मानवता के लिए शुभ संकेत नहीं है। माओ की शक्ति, हिंसा और वर्ग संघर्ष को जन्म देने वाली विचारधारा संपूर्ण मानवता का महाविनाश की कगार पर लाने के लिए प्राप्त है। माओ का व्यक्ति पूजा का सिद्धांत विश्व समाज व मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्वयं चीनी साम्यवादी भी इसी बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माओवाद तत्कालीन चीनी समाज की आवश्यकता थी। माओ ने चीनी समाज की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। निसंदेह माओ चीन के महान नेता हैं और उनका बलिदान चीनी समाज के लिए अमर रहे। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से माओ के कुछ प्रमुख विचारों का जानने का प्रयास किया है। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में माओ जेडांग, माओ तुसेतुंग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।